I'm Dr. Nilesh Sawant and I'm back with a new lecture on the topic hereditary and evolution. So we are almost at the end of this lesson where basically three main topics are remaining. For the two are the theories, that is the Darwin's theory and the Lamarckism, and the last topic of this chapter is the evolution of man. So that will be in our last video, that will be seen next. So in today's video we'll discuss about these two important theories that were given for what you can say the process of evolution. Means we have seen in our previous videos how life originated. So these videos these theories explain you about the how the life has continued and how life has what you can say advanced or progressed or changed from the time where the single cell known as cicerate or protobiont, from that single cell which was very much what you can say simple one, a simple version, a working module of cell, to the most complicated eukaryotic mammals or the what you can say the complex organisms that we find in our day-to-day lives. So एक सेल से जो शुरुआत हुई थी वो अपने जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक कैसे इवॉल्व हुआ वो बताने के लिए ये दो थियरीज दी गई है. ऑब्वियसली इसमें का कुछ हिस्सा हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा था, लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन वगैरह, तो वो इस थियरी की देन है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या काम है वो मतलब जैसे एग्जांपल है अपने में अपेंडिक्स आज भी है बट वो गायब क्यों नहीं हुआ. जैसे टेल तो गायब हो गई पर अपेंडिक्स गायब नहीं हुआ है. या कान के मसल्स जैसे ईयर मसल्स जो है वो वेस्टिजियल माने जाते हैं. देन वी हैव दिस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द वेस्टिजियल पार्ट. तो ये वैनिश क्यों नहीं हो गए, टेल वैनिश हो गई बट इनको क्या हो गया. तो सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ से मिलते हैं. नाउ Darwin's theory of evolution, मैंने तुम्हें कहा था these are one of the top notch theories in the world, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है एंड फॉलो भी की जाती है बिकॉज इसमें ऐसे ऐसी चीजें बताई गई है. मतलब ऑब्वियसली दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ. मतलब इस धरती पे लाइफ का क्या मतलब है फॉर एन एनिमल, फॉर अ प्लांट, ये थ्योरी बताती है. मतलब अगर हम देखेंगे तुम्हारे 10th की बुक में हार्डली ये छोटा सा पैराग्राफ दे के खत्म किया है, पर ये छोटे पैराग्राफ जितनी इसकी बुक है पूरी, ठीक है. सो तुम समझ सकते हो बुक का कंटेंट और तुम्हारे बुक में दिया हुआ एक छोटा सा पैराग्राफ का कंटेंट, ये इसमें कितने डिफरेंस है. बट मैं ये थ्योरी तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन करके ही बता दूं क्योंकि इट इज द वे हाउ वी शुड लिव अ लाइफ. ठीक है, लाइफ में चीजें बहुत अपन कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जबकि लाइफ एक्चुअली बहुत ही सिंपल है. लाइफ में ज्यादा डिमांड्स नहीं है. मतलब जो एक हम जिंदगी जी रहे हैं उसकी ज्यादा डिमांड्स नहीं है. ये सब डार्विन ने बखूबी नोटिस किया था. मतलब ही वाज एन व्हाट यू कैन से एनवायरमेंटलिस्ट, मींस एक्चुअली बायोलॉजिस्ट बोल सकते हो, जो ही यूज्ड टू स्टडी द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिजम्स. सो ही दैट इज डार्विन एंड वैलिस, उसका एक कोवर्कर था. ये दोनों ने एक डिसाइड किया था कि हम लोग है ना दुनिया भर में एक व्हाट यू कैन से वॉयज मींस उन्होंने एक शिप जिसका नाम HMS बीगल करके एक शिप उसने नाम दिया था. एंड ये शिप में वो अपने कुछ क्रूज के साथ एंड कुछ अपने कोवर्कर्स के साथ एक व्हाट यू कैन से सैर पे निकला राउंड द वर्ल्ड. सो यूरोप से स्टार्ट करते हुए ही रीच्ड अफ्रीका वेयर ही स्टेड फॉर फ्यू मंथ्स. Then from there he went to Madagascar. ठीक है, सो मेडागास्कर जाने के बाद वहां पे मेडागास्कर के जंगलों में उसने काफी रिसर्च किया. he spent lot of time over there. Then from there he came to what you can say एशिया से फिर वो मलेशिया, सिंगापुर और ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया तक. so what he did was he explored the continents. जो भी अपने कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के 7 बेसिक, सभी 7 पे तो नहीं जा पाया बट मेजॉरिटी कॉन्टिनेंट्स तो उसने कवर किए थे. एंड देयर ही लिव्ड, ही स्टडीड द ऑर्गेनिजम्स, ही ऑब्जर्व्ड देयर बिहेवियर कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उसने देखे. कभी कभी कुछ हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ भी देखने को मिलती है. जैसे एग्जांपल होता है
हमने काफी बार, अगर तुम डिस्कवरी चैनल पे देखो, देखा है भी, दिखाते भी है कि सपोज एक चीता है एंड इट व्हाट कैन से हंट्स डाउन अ स्मॉल बेबी डियर, ठीक है, तो फॉन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में फॉन। सो एक बेबी डियर को वो मार देता है, तो अपने को बड़ा क्रूअल लगता है कि भाई नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें उस फॉन पे दया आती है, नो डाउट। चीता पे दया क्यों नहीं आती? बिकॉज ही इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। वो भी जीना चाहता है ऑब्वियसली, एंड ही इज बिल्ट टू किल, मींस वो एक कार्निवोर है, सो किसी को मार के ही खाएगा तो उसका पेट भरेगा। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, चीता के 10 अटेम्प्ट्स में से ऑलमोस्ट 8 और समटाइम्स 9 अटेम्प्ट्स फेल जाते हैं। मतलब वो इतनी मेहनत करता है, स्टिल शिकार हाथ में लगता है। कई एक या 1 और 2 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स उसके सक्सेसफुल होते हैं, सो वो ऑब्वियसली उसका स्किल भी है। सो देयर इज नथिंग हार्श इन दिस, ठीक है। अपने को लगता होगा कि बहुत हार्श है, ये छोटे से एक हिरण को मार दिया है, बट दैट्स द वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तुम अगर अलर्ट नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि डियर कमजोर है, नहीं, डियर भी चीता जितनी स्पीड से भाग सकता है, प्लस डियर्स भी काफी अजाइल होते हैं, वो भी काफी फास्ट रनर होते हैं, दे कैन चेंज देयर ट्रैक वेरी वेल। सो इफ दे आउटस्मार्ट चीता, दे गेट द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दैट इज लाइफ, ठीक है। उन्हें जीने को और एक दिन मिल जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू मस्ट व्हाट कैन से एम्ब्रेस योरसेल्फ कि दिस लाइफ व्हिच यू हैव गॉट। और इधर हर एक एनिमल, वो चींटी क्यों ना हो, से एक एलिफेंट क्यों ना हो, वो स्ट्रगल कर रहा है जस्ट टू लिव ओवर हियर, ठीक है। एंड दैट इज द बेसिक एम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, इज टू लिव एंड लिव टू द फुलेस्ट। सो ये थियरी जो है डार्विन थियरी, हमें उसके ऊपर काफी रोशनी, काफी पॉइंट्स, काफी इलस्ट्रेशन देता है। दिस इज द थिंग यू मस्ट लर्न, ठीक है, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब सिंपल है कि हमें सरवाइव करना है। तुम भी देख रहे हो आज की डेट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, इसका मतलब तुम हार मान के अगर बैठ गए कि जाओ दे बाबा, हमारे से नहीं का हुनर नहीं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा रहोगे यू विल बी डाउन एंड बेरिड, मतलब तुम लोग कहीं नहीं रहोगे। यू हैव टू फाइट फॉर इट। तुम फाइट करके हारो, एक टाइम वो चलेगा, एटलीस्ट एक रिग्रेट तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट आई हैव नॉट ट्राइड, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट, ठीक है। सो एक ही चीज है, उसके पीछे बहुत लोग रहते हैं, सो सिंपल है, टू अर्न दैट यू हैव टू फाइट इट आउट। सो वैसे देखो डार्विन की है, तो जो तुम्हारे बुक में जो दी है वो देखो, तो तुम्हें याद रखने हैं उसके फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स। तो क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो ये वन वर्ड या जो फिल इन द ब्लैंक्स वैसे टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें ये याद रखना है, डार्विन की थ्योरी कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये इसके सारे पॉइंट्स, इलस्ट्रेशन उसने बुक में कंपाइल किए हैं, उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो याद रखेंगे फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या, दिखने में भले ये 5 छोटे पॉइंट्स है, बट इसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, एंड ये समझना बहुत मतलब कोई अगर इतना डिटेल से देखा होगा लाइफ को जिसने, तो वही ये लिख सकता है। तो देखो फर्स्ट इज, तुम्हारे बुक में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, बट ये एक पॉइंट है उसका, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डार्विन थ्योरी। तो ये 5 पॉइंट्स उसके की पॉइंट्स है। उसने जो नोटिस किया सभी स्पीशीज, फिर उसने समंदर की कुछ मछलियों को ऑब्जर्व किया, जंगलों में काफी और एनिमल्स को, रेगिस्तानों के कुछ एनिमल्स को, सो हर हैबिटेट के उसने एनिमल्स को देखे, ऑब्जर्व किया, फिर वो कीड़ा हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, प्लांट्स क्यों ना हो, उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व की। एंड आफ्टर दैट ही मतलब जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करता गया, उसने ये पॉइंट्स नोटिस की कि हर जगह कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है। तो उसके ऊपर पहला है प्रोडिगैलिटी, ये वर्ड तुम्हारी बुक में नहीं है बट ये दिया है, इज ओवर प्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। देखो इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा ही रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करता है, और वो जरूरी है, क्योंकि जैसे एग्जांपल देखते हो, सपोज एक व्हाट कैन से एक डॉग ने, एक फीमेल डॉग ने रादर सपोज 6 बच्चे दिए, तुमको पता है ये मल्टीपल बच्चे पैदा करते हैं, बिल्लियां होती है एक साथ 6-6, 5-5 ऐसे होते हैं, चूहे जो होते हैं एक साथ 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब तुम देखोगे अगर कोरल्स समंदर में
जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल्स, ठीक है, दीज आर एनिमल्स एक्चुअली, वो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन फेज एट अ टाइम 1 मिलियन एग्स रिलीज करते हैं समुद्री पानी में। व्हेन दे ब्रीड, जो उनका सीजन होता है, तो 1 मिलियन एग्स पर डे, इतने अमाउंट में अंडे देते हैं। तुमको क्या लगता है ये सारे 1 मिलियन के 1 मिलियन क्या डेवलप होते हैं क्या इनटू एडल्ट्स? नहीं, इनमें से ऑलमोस्ट 50-60% कोई मछलियां खा जाएगी, कुछ मतलब दूसरे एनिमल्स का खाना बन जाता है। सो ये सरवाइव भी नहीं करते, कुछ तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण सरवाइव नहीं करेंगे, उसमें से कुछ जो बचेंगे वो फिर फाइनल एडल्ट्स में पैदा होता है। मतलब वही है, तुमने भी देखा रहेगा डॉग, मतलब कुत्ते के, फीमेल डॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, अगर ऑब्वियसली नेचर में छोड़ो उसे, अपन अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर में छोड़ दो, देखो 6 में से हो सकता है अल्टीमेटली 1 या 2 ही फाइनल, मतलब जब तक वो बड़ा होता है, मतलब एक अडल्टहुड तक वो डॉग्स पहुंचेंगे। कुछ शायद भूखमरी से मर जाए, कुछ डिजीज से मर जाए, कुछ शायद शिकार हो जाए, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल का। सो बोलने का मेरा मकसद ये है कि जो ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, लाइफ तो अभी है, बट उसको अगर बरकरार रखना है, वो स्पीशी को अगर अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, दे जनरली ओवर प्रोड्यूस। अब ये जो रिप्रोडक्शन का रेट होता है, ये नेचर ने डिसाइड करके रखा है। मतलब जिन जानवरों का लाइफ स्पैन, मतलब जो लोग जिनकी लाइफ स्पैन कम है, कम जीते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन रेट बड़ा हाई है। और जो लोग बहुत लंबा जीते हैं, जैसे इंसान हो गए, 100 साल तक हम लोग पकड़ते जी लेते हैं, एलिफेंट्स हो गए, वेल हो गए, ये सब ऑलमोस्ट 70-80 इयर्स क्रॉस है, मिनिमम तो इतना जीते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन रेट लो है, इनमें रिप्रोडक्शन रेट लो है। सो ये कुदरत का ये एक नियम है, जो जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कम है, वो ज्यादा नंबर में बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो अपना वजूद कायम रखे। तुमने बटरफ्लाइज को देखा रहेगा, उनकी लाइफ स्पैन हार्डली मंथ और 2 होती है। मतलब अंडे से निकलकर कैटरपिलर, और कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई बनते हैं, उसके बाद वो हार्डली, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है, कुछ बटरफ्लाई शायद 1 हफ्ता ही मर जाए, कुछ 4 हफ्ते मतलब महीना भर हो जाता है, महीना 2 महीना जीती है, कुछ कुछ साल भी जी लेती है, ठीक है। स्पीशीज टू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई वेरीज, बट जिनकी लाइफ स्पैन कम है, ओवरऑल उनकी पूरी लाइफ 2 या 3 साल की पकड़ सकते हो रफली, अगर हम पकड़े तो देखो ना वो कितने अंडे एक साथ देते हैं, वो 100-200 अंडे एट ए टाइम देती है। सो इससे क्या होता है, तुमको क्या लगता है सारे 100 के 100 अंडे डेवलप होते हैं क्या इनटू बटरफ्लाइज? ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटी मर जाते हैं, मेजॉरिटी शिकार हो जाते हैं, कैटरपिलर होने के बाद कोई बर्ड खा ले या कोई दूसरा खा ले, बचने वालों में बहुत कम बचेंगे। सो सिंपल सी बात है, जिन लोगों की लाइफ स्पैन कम होती है, मतलब ये जैसे कीड़े हो गए या लोअर एनिमल्स हो गए, इनमें द डिग्री ऑफ पैरेंटल केयर इज आल्सो वेरी लेस। मतलब तुम अगर मछली को देखो, फीमेल फिश एक पत्थर के नीचे अंडे लगा दे, चिपका देती है, स्टिक कर देती है, मेल फिश आके फर्टिलाइज करता है, एंड दोनों जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड द फादर ऑफ दोस एग्स, दे लीव इट, ठीक है, दे लीव इट एज इट इज, मतलब फुल भगवान भरोसे या नेचर पे है। अब उसमें से वो जब हैच होंगे तो उसमें से जो छोटे छोटे फिशेस निकलते हैं, हम उन्हें फ्राइज बोलते हैं या फिंगरलिंग्स बोलते हैं, बिकॉज उनकी साइज हार्डली एक छोटी 2.5 इंच 3 इंच के होते हैं। एंड ये जो फिशेस होते हैं, ये फिर भगवान भरोसे, दे हैव टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। अब जितने बच गए जो अडल्ट होने तक, नहीं तो मेजॉरिटी तो मरी जाती है, किसी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए द फर्स्ट फीचर, तो उसने कमाल का चीज ऑब्जर्व किया, जिन एनिमल्स की लाइफ स्पैन कम होती है वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं, ओवर प्रोडक्शन, एंड जिनकी लाइफ, जैसे हम इंसान ले लो, नॉर्मल कंडीशन की बात करो तो एक फीमेल ऑन एन एवरेज 1 to 3 चिल्ड्रन इन हर लाइफ स्पैन, इन हर लाइफ ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं, 1 to 3 चिल्ड्रन इन हर लाइफ स्पैन पैदा कर लेती है। रीजन ये है कि वो तीनों की तीनों सर्वाइव होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, बिकॉज हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केअर, माझा छकुला, माझा बाळा, असं सगळं चालू असतं। सो ऑब्वियसली द पेरेंट्स टेक इमेंस केयर सो एज टू ग्रो दे चाइल्ड, प्रोटेक्ट दे चाइल्ड फ्रॉम डिजीज है, हमारे पास एडवांस दवाइयां है जो हम बीमारी से बचा सकते हैं, इसलिए सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीशीज हाई, एंड इसीलिए हम कम रिप्रोड्यूस करते हैं। एलिफेंट, अगर सोचो एलिफेंट अगर ऐसे ज्यादा बच्चे पैदा करे, मतलब पहली बात, जैसे अडल्टहुड हमें 18 में आता है, एलिफेंट का अडल्टहुड 30 के बाद आता है, मतलब
30 तक ही स्टिल अ चाइल्ड, मतलब ही स्टिल इन अ चिल्ड्रन कैटेगरी जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। सो फिर उनमें अगर हम देखेंगे तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि एक एलिफेंट, अगर रफली अगर हम ऐसा पकड़े कि उसकी लाइफ स्पैन में कुछ सपोज 10 से 15 एलिफेंट्स पैदा करती है, अगर तुम्हें लगता है सब के सब बच गए, ऐसा अगर हमने अज्यूम किया एंड इफ दे रिप्रोड्यूस, अगर हम 750 इयर्स तक कंटिन्यूसली जाए ना, 750 इयर्स तक, तो ये दुनिया हाथियों से भर जाएगी। मतलब अगर सब के सब जिंदा रहे तो द रिप्रोडक्शन विल बी मोर, और एक तो जीते भी बहुत लंबे समय तक है, एंड इसलिए पूरी धरती से हाथियों से भर जाएगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ऑयस्टर या जैसे कोरल्स का बताया था कि एट अ टाइम 1 मिलियन वो एग्स देते हैं। अगर सोचो, अगर मैं कुछ साल ऐसे चलते रहो, मतलब हर साल 1 मिलियन एग्स वो सब डेवलप हो गए, सब और रिप्रोड्यूस करेंगे, और अगर मैं सपोज 100 साल तक ऐसे चलने दूं समंदर में, तो यू वोंट बिलीव दिस कि इतने कोरल्स हो जाएंगे कि शायद जितने यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या स्टार्स नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा अजम्पशन दिया गया है। सो अगर हर एक जिंदा बचेगा तो फिर कैसे चलेगा। दूसरी बात, हर एक जिंदा बच गया तो खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उतने रिसोर्सेज धरती पे नहीं है सबके लिए, इसलिए दे हैव टू फाइट फॉर इट। इसलिए उसी से रिगार्डिंग इज नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर एक बार बच्चे पैदा हो गए, अब क्या, नाउ द रियल स्ट्रगल बिगिंस फ्रॉम हियर। तुम छोटे एनिमल्स में देख सकते हो, अगर एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, तुम ईगल का अगर है, ईगल ने एक अंडा, 2 अंडे दिए हैं, एक अंडा पहले हैच हो जाता है सपोज, एंड कुछ 1-2 हफ्ते बाद दूसरा अंडा हैच होता है, एंड पता चलता है कि जो दूसरा चूजा है वो डिजीज है, वीक है, ऐसा यू वोंट मतलब तुम देखो, ये हार्श लगेगा तुम्हें, लिटरली ऐसा होता है कि जो बड़ा चूजा है वो चोंच मार मार के छोटे चूजे को मार देता है। या तो अगर ऐसा है वीक है, फैक्ट ये है कि इवन द मदर ईगल डजंट फीड द डिजीज्ड वन, वो हेल्दियर बच्चे को सारा फूड वगैरह देती ताकि वो एकदम धष्ट पुष्ट हो, क्योंकि ही हैज द बेटर जीन्स फॉर सर्वाइवल। एक डिजीज ऐसे भी मरेगा जल्दी। सो मतलब तुम्हें दिखने सुनने में ये हार्श लगता है, बट दैट्स द वे मदर नेचर इज, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये उसका रूल है, क्योंकि नेचर हमेशा चाहती है कि बेस्ट जीन्स या बेस्ट अडेप्टेबिलिटी वाला ऑर्गेनिज्म आगे बढ़े, अपने वंश को आगे बढ़ाए, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ही इस धरती पे रहे जो सरवाइव करने के लिए जीते हैं, नॉट फॉर जस्ट व्हाट यू कैन से कि हाँ चल रहा है सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। तो जो स्ट्रगल करेगा वो सब अच्छा पाएगा। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये बचपन से शुरू होता है। तुम खुद देखो ना, क्रोकोडाइल्स जब होते हैं तो वो एकदम 100-150 अंडे देते हैं, उनसे जब छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स निकलते हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल तब से शुरू होती है। माँ थोड़े हद तक प्रोटेक्ट करती है, कुछ शायद भूखमरी से मरे, कुछ शिकार हो जाए, वापस वही है, बट माँ सभी बच्चों के साथ नहीं रहती। इसलिए होता क्या है, 1 साल तक होते होते उन 100 में से कुछ शायद 10-15 बच जाए। मतलब देख सकते हो ऑलमोस्ट 90 of them have fallen prey to either the environmental condition, उन्हें बीमारी हो जाती, मर जाएंगे, किसी का शिकार हो जाएंगे, कुछ भूखमरी से, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी, उन्होंने शिकार करना सीखा नहीं। देखो these animals are born killers, they are meant for killing, so सिंपल सी बात है, अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। कोई उन्हें फुकट का खाना लाके नहीं देता। सो याद रखो, यू हैव टू लिव, यू हैव टू अर्न फॉर इट। अर्न मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बाकी अभी अपने लिए अपन वैसे ही बोल सकते हैं, अगर तुम्हें जीना है तो कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए अच्छा सीखना पड़ेगा। सो ये अपना वे ऑफ लाइफ है। बट बाकी एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, उन्हें उनके एबिलिटीज में माहिर होना पड़ता है। जैसे ईगल है, अगर वो उड़ेगा, शिकार करेगा तो जिंदा रहेगा, अगर वो शिकार नहीं करेगा, वो बड़ा भी हो गया तो वो मर जाएगा, he will not survive. So that is struggle for existence. Every organism has to survive. ठीक है, किसी को भी जो भी वो लग्जरी है या लाइफ में मिली वो इतनी आसानी से नहीं मिले। So you should cherish this and you should struggle for this. And इसलिए एंड में survival of fittest. अब होता है कि चलो कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं you have to give it up. You have to put in efforts. हो सकता है कुछ जन होशियार होने कम efforts में भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट जो बच्चे वैसा नहीं है तो ऑब्वियसली एफर्ट्स करना उनके हाथ में है, तो ऑब्वियसली दे विल आल्सो सर्वाइव, क्योंकि मदर नेचर भी उन्हीं का साथ देती है who fight it out, who are what you can say striving to survive over here. So मदर नेचर भी उन्हीं का साथ देती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो देखो जब ये स्ट्रगल करते हैं, जब वो सरवाइव करते हैं, तो ऑब्वियसली दे अडैप्ट टू द सिचुएशन एंड उनमें वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशंस होते हैं। तो ये यूजफुल वेरिएशंस वाले ही ऑर्गेनिजम्स आगे अपना रास्ता बना लेते हैं, मतलब वही सरवाइव होंगे, फिर वही कैपेबल होते टू रिप्रोड्यूस एंड फिर उनके ये यूजफुल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से अगली जनरेशन भी देखो, अगली जनरेशन ऑफ प्रोजेनीज भी काफी अडेप्टेबल होती है, काफी स्मार्ट होती है, डेवलप्ड होती है, विद बेटर कैरेक्टर्स होते हैं। सो ये हेरिडिटरी वेरिएशन, मतलब क्या, ये वेरिएशंस अगर अच्छे हैं, दे आर कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हेरिडिटरी मतलब वही, दे आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर सपोज कोई डिजीज पैदा हुआ है, मैंने बोला ना स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में वो वही मर जाएगा, तो आगे उसके जीन्स पहुंचेंगे ही नहीं। एंड इसी को कहते हैं स्पेसिएशन, मतलब कि जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वही टॉपिक में शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट एक्चुअली डार्विन ने दिया था। तो मैं लैमार्किज्म के बाद स्पेसिएशन करके टॉपिक है, तो मैं वहां पे बताऊं। तो देखो ऐसे करके एक नई स्पीशी जन्म लेती है, तो एक स्पीशी में थोड़े से वेरिएशंस होके उसमें एडवांसमेंट होता है। ऐसे थोड़े 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 वेरिएशंस करके जब हम हजारों लाखों साल बाद देखते हैं, तो एक नई स्पीशी हमें देखने को मिलती है। तो एक नई स्पीशी हमें देखने को मिलती है। तो ये डार्विन के फीचर्स थे। डार्विन के ड्रॉबैक्स क्या थे? 3 है। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली वे ऑफ इवोल्यूशन। हमको पता है म्यूटेशन भी होता है, ह्यूगो डिवेरियस की थ्योरी हमने पढ़ी है, म्यूटेशन भी इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। सो ये ग्रॉबैक है। इसने बोला नेचुरल सिलेक्शन से ही होता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, खुद नेचर डिसाइड करती है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से अडैप्टेड चाहिए, तो नेचर डिसाइड करती है, एंड दैट विल ओनली सर्वाइव। नेक्स्ट, he did not mention about the useless, useful or useless modifications। मतलब जैसे एग्जांपल है, हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जिराफ की नेक लंबी क्यों हुई? मतलब माना जाता था कि जिराफ छोटा था, मतलब नॉर्मल एक डॉग हॉर्स जितने हाइट का रेगुलर था पहले, पर उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, कैसे? इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, क्यों लूज किए भाई? जब 4 पैर पे चल लेते भाई, क्या फर्क पड़ता? उनको क्यों अपने पैर लूज करने की नौबत आई? तो ये जो चीजें है ना, कि कुछ एनिमल जब इवॉल्व हुए ना, तो कुछ ऑर्गन्स का फंक्शनिंग कम हो गया, किसी में कुछ ऑर्गन्स का फंक्शनिंग एडवांस हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो वो इवोल्यूशन का रीजन है, बट क्यों हुआ वो एक सवाल का जवाब इवन डार्विन नहीं दे पाया। एंड लास्ट, it gives no explanation to slow and abrupt changes। मतलब वही म्यूटेशन क्या है, ये पहली बात तो इसको पता नहीं है। स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस किसे कहते हैं? म्यूटेशन को कहते हैं। एंड डार्विन वाज फुल्ली अनअवेयर ऑफ इट कि कोई म्यूटेशन क्या है, मतलब इसे ही वाज नॉट नोइंग इट एक्चुअली। एंड इसलिए जैसे होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में, एग्जांपल करंटली भी हम देख सकते हैं, अगर हम एक कपल देखें, उन्हें बच्चा और सडनली होता है, वो बच्चे में वापस टेल जैसी चीज वापस मिलती है। मतलब इस फीचर को हम लोग इवोल्यूशन में अटैविज्म कहते हैं। तुम्हें ये नहीं है सिलेबस में, बट एक आधा लॉस्ट कैरेक्टर वापस किसी जनरेशन में नजर आता है, तो ये जो है वो अटैविज्म होता है। तो ये भी देखने को मिलता है, बट जब ये म्यूटेशन के कारण है, सिंपल। सो ये क्यों हुआ? ये डार्विन को अगर पूछा गया तो उसको म्यूटेशन पता ही नहीं था। आज हम लोग बता सकते हैं, इट माइट बी ड्यू टू सम म्यूटेशन, सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस, जिससे बॉडी में कुछ अलग फीचर्स नजर, किसी में देखने को मिलता है पूरे शरीर पे बहुत सारे बाल, इवन चेहरे पे बाल होते हैं, ठीक है, लाइक वेयरवुल्फ या दूसरे एनिमल जैसा। ये इंसानी बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं, ये म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशन है। कुछ एकदम गोरे होते हैं, मतलब वो तो वैसे तो जीन्स में भी है स्किन कलर, पर ऐसा है तो, बट एक कुछ एक्सेप्शनली गोरे होते हैं। सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। और बहुत सारी चीजें हैं, तुमने व्हाइट टाइगर्स सुने होंगे, व्हाइट टाइगर्स भी होते हैं, वो एक किस्म का म्यूटेशन है। नॉर्मली वी आर व्हाट यू कैन से, वी आर हैप्पी टू सी अ टाइगर इन ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है, बट साइबेरिया में तुम्हें व्हाइट टाइगर्स भी मिलते हैं, तो वो एक म्यूटेशन की देन है। मतलब अगर तुम देखो, रेगुलर टाइगर है, मेल एंड फीमेल टाइगर, ये जब ब्रीड करते हैं तो हो सकता है उन्हें 6 बच्चे हुए, 5 बच्चे रेगुलर और 1 बच्चा व्हाइट पैदा हो। मतलब अभी है तो दोनों, वो खुद पेरेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं है, बट सडनली एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो व्हाइट स्किन वाला है। सो दैट इज वेरिएशंस, ठीक है। बट ये वेरिएशन आए कैसे, ये डार्विन को पता नहीं चला। दैट इज द फिनोमेनन ऑफ म्यूटेशन। सो ये 3 ड्रॉबैक्स है
कि नेचुरल सिलेक्शन इकलौता फैक्टर नहीं है फॉर सर्वाइवल। दूसरा, कुछ एनिमल्स अपने क्या बोलते हैं ऑर्गन्स का कम यूज करना शुरू किया, जिससे वो वेस्टिजियल हो गए, कुछ ज्यादा यूज किया तो ज्यादा डेवलप हो गए। क्यों हुए ये उसे पता नहीं। एंड लास्ट वाला, स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस के पीछे कारण क्या है, तो दैट वाज एक्चुअली म्यूटेशन बट ही वाज अनअवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज लेमार्किज्म। नाउ इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसका और एक नाम है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये तीनों नाम एक ही थ्योरी के। लेमार्किज्म मतलब ही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब ही थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका कहना ये था कि मतलब जब एक एनिमल अपनी लाइफ जी रहा है तो उसको ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस आते हैं, उस हिसाब से एनिमल अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। इसके कारण मॉर्फोलॉजिकली उसमें कुछ बदलाव आते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से जो हमें दिख सकते हैं, जो चेंजेस हमें दिख सकते हैं, और इवेंचुअली ये बदलाव उसके मतलब फाइनली जब इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे मैंने बताया था, जिराफ पहले छोटा ही था, गर्दन भी नॉर्मल एक हिरन जैसी थी, मैं तुम्हें बोल सकते हो हिरन जैसा ही तुम बोल सकते हो, वैसा था। इवेंचुअली बॉडी भी ग्रो हुई, बट नेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग हुई, क्योंकि वो जिस हैबिटेट में रहता था, इनिशियली श्रब्स थे, फिर ट्रीज हो गए, फिर लॉन्ग टॉल ट्रीज हो गए। तो ट्रीज की हाइट जैसे जैसे बढ़ी तो ऑब्वियसली स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हिज ऑब्वियसली नेक, एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और लैक्स ऑफ इयर्स जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ऐसा इसका कहना था लेमार्क का। सिमिलरली अगर सपोज जैसे ब्लैकस्मिथ्स है, रोज उनका हथौड़े से पीटना ये काम है, सो होता क्या उनके शोल्डर्स डेवलप होते, तो ऑब्वियसली अगर तुम किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करोगे वो डेवलप होगा। सिंपल है, अगर तुम्हारी बॉडी ग्रो करनी है, एक्सरसाइज करो, उसके कारण क्या होगा, बॉडी ग्रो करेगी, कि उसको मैच करने के लिए बॉडी हैज टू ग्रो। पर जैसे होता है इवन स्वैन एंड डक्स, नॉर्मली बर्ड्स को ऐसे वेब्स नहीं होते। तुमको वेब्स मतलब पता है, उनकी उंगलियों के बीच में ऐसे स्किन की पतली सी लेयर होती है। इन्होंने जब तैरना सीख लिया, मतलब पानी में जब ये रहने लगे, तो इवेंचुअली उनकी स्किन थोड़ी इलोंगेट होके वो वेब लाइक होगी, ताकि दे कैन यूज इट लाइक अ पेडल। सो जरूरत थी इसलिए मॉडिफाई। मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दिया था, बंगाल टाइगर्स का भी दिया था मैंने, कि वो भी समंदर में तैर लेते हैं। जनरली बिल्लियां जो है वो पानी से दूर रहती, मतलब दे कांट स्विम इन डीप वाटर और दे विल ड्राउन देमसेल्फ, क्योंकि वजन में ऐसी हेवी है। बट एक एडेप्टेशन की जरूरत थी उधर बंगाल टाइगर्स को, क्योंकि उधर तुम्हें पता है गंगास के डेल्टा में काफी बाढ़ आती है, सुंदरबन एरिया में, चेरापूंजी वो साइड एरिया में, आसाम साइड में काफी बारिश होती है, तो ऑब्वियसली उधर फ्लड्स हर साल आते हैं। तो एक तो टाइगर्स के पास एक ही चारा था, या तो मर जाओ या तो अडैप्ट। सो दे अडैप्टेड टू इट एंड दे स्टार्टेड स्विमिंग। तो वो आज उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट। तो वही बता रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ ऑर्गन्स का हाइपर डेवलपमेंट भी हो जाता है किसी एनिमल में। कुछ एनिमल्स जैसे अभी स्नेक को बिल बना के रहने में दिलचस्पी थी, पर उसके कारण पैर आड़े आते थे, क्योंकि लेग्स कैसे जाए। वैसे तो रैबिट और दूसरे भी रह लेते बिल में, बट फॉर दैट रीजन सेक ऑफ लिविंग अ बरोइंग हैबिटेट, उन्होंने अपने लेग्स व्हाट यू कैन से इवोल्यूशन में उनके फेड हो गए। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड कर दी गई। मतलब कैसे हुआ, साइंटिस्टों ने फिर क्या किया, लैब में क्या बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहे जो होते हैं उन्हें लिया, उन्होंने क्या किया, चूहे की टेल कट कर दी। अच्छा, टेल कट करने के बाद उस चूहे को रिप्रोड्यूस मतलब फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करने वाला, फीमेल और मेल दोनों के टेल्स काट दिए और उनको रिप्रोड्यूस करवाया। अच्छा, फिर उनके बच्चे पैदा कर, उनको तो टेल थी। अच्छा, ये बोले थे हजारों साल लगते, ठीक है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 3 से 4 साल कंटिन्यू रखा, मतलब जब भी बच्चे पैदा होने के उनके क्या टेल्स काट दो, बड़े होंगे उनकी टेल तो रीजनरेट होती नहीं, दे विल रिप्रोड्यूस। उन्होंने जब ये 2-3 साल तक किया, क्यों बोल रहा हूँ 2-3 साल ज्यादा, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स में ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते। कौन चूहे, एवरी 3 मंथ्स में 2 to 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज दे कैन रिप्रोड्यूस। पर देखा कि इतने सालों के एक्सपेरिमेंट में भी वो कैरेक्टर अगले जनरेशन तक पास ऑन नहीं हो, मतलब अगली न्यू जनरेशन पैदा होती उन्हें टेल वापस होती थी। सो इसका रीजन कुछ अलग है, मतलब लेमार्क जो बोल रहा है, जैसे बता रहा है, शायद वैसा नहीं है। ये वापस अगेन मतलब फाइनल कंक्लूजन ये निकला, जैसे एग्जांपल अगर किसी इंसान का हाथ कट गया है
एंड अब वो सपोज इफ ही रिप्रोड्यूसेस, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चे के भी हाथ कटे हुए मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, तब एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अगर कोई परमानेंट चेंज तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन में चाहिए ना, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में वो बदलाव करना है। फिजिकली बदलाव मायने नहीं रखता, फिजिकल बदलाव मायने रखता है कि जब तक चेंज उसके जेनेटिक्स में नहीं होता, मतलब मैंने पहले बोला लेमार्क को जेनेटिक्स का उसने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, उसने जो ऑब्जर्वेशन वाइज देखा उसने वैसा बोला, तो इसने जेनेटिक्स का यहाँ पे कुछ व्हाट यू कैन से जिक्र भी नहीं किया। बट इवेंचुअली है ऐसा हुआ होगा कि इनके भी जेनेटिक्स में कुछ बदलाव आए होंगे, फॉर दैट रीजन ये चेंजेस है। बट लेमार्क ने जेनेटिक्स का बैकग्राउंड कुछ नहीं दिया, बट जो बाकी साइंटिस्ट आगे वाले थे उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो लेमार्क कहना चाहता है वो स्टेटमेंट उसका गलत है कि मॉर्फोलॉजिकली चेंज अगर होते गए तो वो उसमें परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। चेंज एक आधे ऑर्गेनिज्म में होने के लिए उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना बहुत बड़ा जरूरी है, तब नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर पहुंचता है। ठीक है, एंड इसी से लास्ट पॉइंट अपना आता है स्पेसिएशन, कि इस दुनिया में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो, हर जब वो रिप्रोड्यूस करता है नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आता है। ऑब्वियसली इफ द वेरिएशन इज गुड, वो कैरेक्टर उस नेक्स्ट प्रोजेनी में रहेगा। जब ये प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेगी वो कैरेक्टर पास ऑन करेगा। और जब ऐसे ही हम देखते हैं थोड़ा 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 बोलते ना बूंद बूंद से घट भरता है, वैसे ही कैसे थोड़ा 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 वेरिएशन करके अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को आफ्टर अ कोर्स ऑफ लैक्स ऑफ इयर्स देखें, हमें उस पहली प्रोजेनी में और लाखों साल बाद वाली प्रोजेनी में बहुत फर्क नजर आएगा। एंड इसी को हम बोलते हैं न्यू स्पीशीज। वैसे ही ना हमारे में जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा, होमो इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से व्हाट कैन से होमो हिडेलबर्ग आता है, फिर हिडेलबर्ग के बाद क्रो-मैग्नन आता है, क्रो-मैग्नन के बाद होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये क्या एक दिन में बदलाव हुआ है क्या? नहीं, इसको हजारों लाखों साल लग जाते, कई कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं फॉर स्पीशी टू डेवलप इनटू अ न्यू एडवांस डेवलप्ड स्पीशी, जो इस एनवायरनमेंट को झेलने के लिए या अडैप्ट होने के लिए वो डिजाइन होता है। सो तुम्हें क्या लगता है, जैसे मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग है, लोग बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं बोलता हूं नहीं। इस दरमियान नो डाउट बहुत सारे स्पीशीज मरेंगे, बट जो स्पीशी अडैप्ट करेंगे वो इस धरती पे सरवाइव करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि देयर विल बी 100% डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब बदलते सिचुएशन के साथ जो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ढाल लिया वो जिंदा बचेगा। ये कुदरत का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो तुम्हें अगर जीना है यू हैव टू फाइट इट आउट, नहीं तो यू विल पेरिश, एंड मदर नेचर को उसका कोई गम भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव नॉट अडैप्टेड। तुमको क्या लगता है बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? इसीलिए बिकॉज दे वर अनएबल टू अडैप्ट टू द न्यू सिचुएशंस, एंड फॉर दिस वेरी रीजन स्पेसिएशन के लिए जरूरी है ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल मतलब क्या? इसे देखो नेचर ने एनिमल्स को अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स में रखा है। टाइगर्स यू विल गेट इन सुंदरबंस, एशिया में मिलते हैं, बट एशिया में कोई लायंस नहीं मिलते। अफ्रीका में लायंस मिलते हैं बट कोई टाइगर्स नहीं मिलते। क्यों? इन दूर रखा है, तो ये इन स्पीशीज की आइडेंटिटी बनी रहे, ये अपने आप में यूनिक स्पीशी है, इसलिए देयर इज एन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब तू भाई उधर है, ये इधर रहेगा, ये इधर रूल करेगा, तू उधर रूल कर। इसलिए दोनों, क्योंकि अगर ये दोनों भिड़ गए तो ये आपस में यही लड़ेंगे, तो वो एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि दोनों ही डोमिनेटिंग स्पीशीज है। लायन टाइगर्स दोनों ही डोमिनेटिंग स्पीशीज है, एक दूसरे में अगर ये मारामारी करते रहेंगे दोनों स्पीशीज के लिए खतरा होगा। इसलिए मदर नेचर जानती है किसको कहाँ रखना है, सो वैसा है। एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब रिप्रोडक्शन के सीजन्स अलग होते हैं। तुम देख सकते हो, एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे लायंस में होता है कि रिप्रोडक्टिव सीजन जनरली समर्स में होता है, पर तुम डियर वगैरह में देखो उनका रिप्रोडक्टिव सीजन क्या बोल सकते हैं रेनी सीजन्स वगैरह में होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है रेनी सीजन में उनके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब किसके? डियर्स वगैरह। क्यों? हरी भरी घास होती है, पानी बहुत होता है, तो बच्चे के सर्वाइवल मतलब जो नई प्रोजेनी है उसके सर्वाइवल में काफी मदद होती है। सो स्पेसिएशन क्या होता है? वापस वही जो मैंने अभी यहाँ पे जस्ट समझाया था कि जेनेटिकल वेरिएशंस हो के आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम एक नई स्पीशी हमें दिखती है जिसमें न्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिखते हैं। नो डाउट कुछ कैरेक्टर्स प्रीवियस स्पीशी से मैच करते हैं, बट मेजॉरिटी कैरेक्टर्स नए होते हैं जो उन्हें केपेबल बनाता है टू सर्वाइव दिस एनवायरनमेंट और दिस नेचर। सो होप सो ये तीनों थियरीज
तीनों थ्योरी नहीं, दो थ्योरी और एक टॉपिक है जो एक्चुअली स्पेसिएशन डार्विन का ही एक पॉइंट है, ये सबको क्लियर है। लास्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हाउ ह्यूमंस डेवलप। सो गाइस, hit the like button, subscribe the channel and see you later.